हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज की इस वीडियो में हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स से आप सभी के लिए ट्रांसलेशन स्टडीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। कई बच्चे इसको थर्ड में, कई फोर्थ में सिलेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, और इससे पहले हम फर्स्ट सेकेंड यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप सभी के लिए होने वाला है। ये एसओएल ड्यू रेगुलर कॉलेज या एनसीबी या किसी अदर कोर्सेज से भी हैं आप, तो आपके लिए कोर्स है जिन्होंने भी अपने सेक्स सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन स्टडीज को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करें। चलिए देखते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस की नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है। ओके, और कंटेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो यूनिट 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसमें यूनिट थर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, स्टेप से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही आएंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही है ट्रांसलेशन। तो आपको एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई हिंदी लाइन दे दी, उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, कोई इंग्लिश लाइन दे दी, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेशन भी करना पड़ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो 3 स्टेजेस की बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली ट्रांसलेशन में क्या होता है, 3 स्टेज होते हैं, ठीक है, जो कि सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होता है एनालिसिस। किसी भी चीज को ट्रांसलेट करने से पहले आपको अच्छा रीडर होना बहुत जरूरी है। ताकि आप अच्छे रीडर होंगे तभी आप किसी चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइज एनी टेक्स्ट टू डिटरमाइन इट्स मीनिंग एंड पर्पस एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू ट्रांसलेट इनटू अनदर लैंग्वेज, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से पहले उसको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे तरीके में दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा जा सके। तो इस वजह से जो एनालिसिस करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप एनालिसिस करते वक्त 4 चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट होता है ग्रामेटिकल मीनिंग, कि जो भी सेंटेंस वहां पे, वाक्य कुछ भी लिखा है, पैराग्राफ, तो उसका ग्रामर मीनिंग क्या होगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ रेफरेंशियल मीनिंग, कैनोटेशनल मीनिंग। तो रेफरेंशियल मीनिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे रेफरेंशियल का मतलब ये होता है कि अ, जो भी वर्ड, वाक्य जो भी है, उसका ना उसी के साथ रेफरेंस में और क्या मतलब निकल सकते हैं, कि उसके द्वारा एक तो निकला उसका ग्रामरमेटिकल, ठीक है, उसका मतलब समझ गए ग्रामर में, ठीक है, क्या है ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी के साथ दूसरा हम ये भी देखते हैं कि उसका मतलब उससे रिलेटेड और भी क्या उससे मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। और कैनोटेशनल में हम ये देखते हैं कि उसमें जो भी वर्ड यूज किया गया है या जो भी शब्द यूज किया गया है, उसके अलावा कोई अदर, क्या उस चीज को किसी अदर वर्ड में एक्सप्लेन करा जा सकता है, किसी दूसरे वर्ड का यूज करके इस चीज को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये वाला मीनिंग देखते हैं हम कैनोटेशनल में, ठीक है। और सोशियो कल्चर मीनिंग में हम वो देखते हैं कि जब हम अगर इस चीज को समाज के अकॉर्डिंग देखते हैं, सोशल के अकॉर्डिंग देखते हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग, तो उसका क्या मतलब निकलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं। आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बेटी बचाओ के ऊपर ऐसे है, तो उसमें आप बेटी बचाओ के ऊपर ये भी देख सकते हैं कि बेटी के एजुकेशन के बारे में भी बात किया गया है, राइट। और केनोटेशनल में क्या देख सकते हैं आप, उसमें कुछ ऐसा यूज किया गया है, तो शिक्षा का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं गर्ल्स का समझाने के लिए, राइट। तो और उसका सोशल कल्चर में कितना क्या मीनिंग निकल रहा है, तो ये सारी चीजें जो है किसी भी चीज को एनालाइज करते वक्त इन 4 चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसफर। तो बेसिकली ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, तो ट्रांसफर में बेसिकली हम ये करते हैं कि किसी भी चीज को हमने एनालाइज कर लिया, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो भी एसएल है उसके थ्रू हम टीएल को भेजेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी सोर्स लैंग्वेज है, जो जिस भी लैंग्वेज में वो है, हमने उसको एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम उसको टारगेटेड लैंग्वेज तक भेजेंगे, तो यानी एक तरह से ट्रांसफर ही किया, राइट। इस वजह से इस वाले स्टेप को ट्रांसफर बोला जाता है, कि सोर्स लैंग्वेज से उस चीज को एनालाइज करके समझ के फिर उसको टारगेटेड लैंग्वेज तक भेजा जाता है। तो सेकंड स्टेप ये होता है हमारा ट्रांसफर करने का, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है।
to transferring a message requires a clear understanding of the fact that no two languages are the same grammatically or otherwise, ठीक है। तो कोई भी दो वर्ड या दो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली और कई अलग अलग चीजों में हो सकता है, कई बार अलग अलग डिफरेंस भी निकल सकता है। एट द सेम पॉइंट दोनों सेंटेंसेस सेम हो ये भी कोई जरूरी नहीं होता। तो इस वजह से एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एनालाइज करना एक और उसको अच्छे से क्लियरली समझना और समझाना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रांसलेशन में, ठीक है। तो ट्रांसफर करते वक्त हमें किसी चीज को ट्रांसफर करने से पहले, टारगेटेड लैंग्वेज तक ले जाने से पहले किसी भी चीज को एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, बेसिकली हमने सबसे पहले एनालाइज किया, फिर उसके बाद ट्रांसफर किया, ठीक है। ट्रांसफर करने से पहले हम एक स्टेप और कर सकते हैं कि किसी भी चीज को मान लीजिए आपने एनालाइज कर लिया, ट्रांसफर करने जा रहे हैं आप, तो आपने एक बार और गो थ्रू किया उससे, तो आपको वहां पे ना एक गलती दिख गई, तो इस टाइम क्या हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग करते वक्त आपने क्या किया, उसको ठीक कर दिया। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग करना है इसका मेन मोटिव यही होता है कि जो भी आप टारगेटेड लैंग्वेज को समझाने जा रहे हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक होने वाला है, उसमें आप अपनी जो भी अगर आपके से कोई गलती हो गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो रीस्ट्रक्चरिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन which depends most on finding the most suitable equivalent in the targeted language। तो टारगेटिंग लैंग्वेज के लिए जो टारगेटेड लैंग्वेज है जहां पर उसको किसी भी चीज में ट्रांसलेट, मान लीजिए कोई हिंदी का वो है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो उस हिंदी के वर्ड के लिए ऐसा कौन सा सुटेबल वर्ड हो सकता है उस इंग्लिश के लिए, टारगेटेड लैंग्वेज के लिए, तो ये ढूंढना, ये भी हम रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है, एनालाइज, ट्रांसफर एंड रिस्ट्रक्चरिंग, किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हुए टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें हमसे क्या पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन 4 इक्विवेलेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस, यहाँ पे फॉर्मल आएगा, ओके, फॉर्मल, ओके। सो फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम फॉर्मल इक्विवेलेंस की बात करते हैं। तो फॉर्मल इक्विवेलेंस में क्या होता है कि हम ना किसी भी चीज को जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम ध्यान रखते हैं कि उसको वर्ड टू वर्ड रखा जाए, लिटरेरी मीनिंग उसमें ना हर चीज का लाइक उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन से सिंटेक्स यूज किए गए हैं, वोकैबुलरी, इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, खासकर क्योंकि हम इसको जब हम फॉर्मल तरीके से किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो होता है हमारा फॉर्मल इक्विवेलेंस, जिसमें हम हर चीज का छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं कि जो फॉर्मल इक्विवेलेंस है इज लिटरली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। और इसका गोल बेसिकली ये होता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके क्लोज, ज्यादा से ज्यादा क्लोज रहकर ही उस चीज को, जितना ज्यादा क्लोज रहकर पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा क्लोज रहकर उसको ट्रांसलेट करा जा सके, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। तो ये बेसिकली फॉर्मल इक्विवेलेंस में होता है, ठीक है। फॉर्मल इक्विवेलेंस फोकस अटेंशन ऑन द मैसेज इटसेल्फ इन बोथ फ्रॉम एंड कंटेंट्स, ठीक है। वन इज कंसर्न दैट द मैसेज इन द रिसेप्टर लैंग्वेज शुड मैच एज क्लोजली एज पॉसिबल, जैसा मैंने बोला कि जितना भी पॉसिबल हो सके उसके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे क्लोज में रहकर ही उसको ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डायनेमिक इक्विवेलेंस। इसमें क्या होता है कि, तो ये बेसिकली जो हमारा डायनेमिक होता है, इसमें क्या होता है, ये जो नीडा है उनके अकॉर्डिंग, जो भी नीडा कॉल्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस इफेक्ट, तो ये वाला जो इफेक्ट होता है वो हमारे डायनेमिक में पड़ता है। इसमें बेसिकली ट्राई किया जाता है कि जितना ज्यादा नेचुरल इक्विवेलेंट किया जा सके, जो भी सोर्स लैंग्वेज है, जो भी हमारा एसएल है, उसका जितना ज्यादा नेचुरली क्लोजेड, उसमें नेचुरली क्लोज रहा जा सके और नेचुरली ही उसका ट्रांसलेशन हो सके, इस चीज का कोशिश की जाती है इस वाले डायनामिक इक्विवेलेंस में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मैसेज है वो भी सब्सटेंटली सेम एज दैट विच एग्जिस्ट बिटवीन द ओरिजिनल रिपोर्टर्स एंड द मैसेज। जो मैसेज है और जो ओरिजिनल रिसेप्टर्स है उन दोनों में जो मतलब निकल रहा है, जो चीजें यूज हो रही हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, दोनों में, ओरिजिनल रिसेप्टर में भी और जो मैसेज है उसमें भी सेम एज सेम होना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ डायनेमिक इक्विवेलेंस the translator focuses more on the cultural and linguistic expression of the target language and translation accordingly। So आपको ये वाली लाइन जरूर लिख है कि जब हम डायनेमिक इक्विवेलेंस करते हैं तो उसमें कल्चरल और जो भी लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन होता है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इस पे, और नेचुरली ही इसको जितना क्लोज हो सके ओरिजिनल टेक्स्ट को उतना नेचुरली रखकर किया जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था फॉर्मल इक्विवेलेंस का और डायनेमिक इक्विवेलेंस का, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी समझ में ना आए तो यू कैन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।